नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 की power 4 tons per meter. At the center of solenoid, a coil of 100 ton and radius 0.01 is placed with its axis coincide with solenoid axis. ठीक है, यहाँ पे दो सोलेनाइड हैं, एक तो बड़ी सोलेनाइड है, बड़ी, इसका जो रेडियस है वो 0.05 मीटर है और नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ 2 into 10 की पावर 4 है। और इसके अंदर एक छोटी सोलेनाइड भी है, ये छोटी अलोंग द एक्सिस, इसका जो रेडियस है वो 0.01 मीटर है और इसका जो नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ है 100 दिया है, टन दिए हैं, पर यूनिट लेंथ नहीं दिया, नंबर ऑफ टन दिया, कैपिटल एन दिया है, 100 टन्स। The current in solenoid reduces at a constant rate to 0 from 4 ampere in 0.05 second. The resistance of coil is 10 pi square ohm. The total charge flowing through the coil during this time is, coil solenoid को कहते हैं, इंडक्टर को कहते हैं, ये coil ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, चेक कर लेते हैं। देखो उसने कहा ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर एंड 2 into 10 की पावर 4 टन पर मीटर। एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड एक कॉइल, कॉइल भी सोलेनाइड ही होती है, वैसे कॉइल लूप को भी कहते हैं कई बार, आप इसकी जगह एक खाली सिंगल लूप भी बना सकते हैं जिसमें 100 टर्न हो, वो भी चलेगा। सोलेनाइड मान लो, कॉइल मान लो, एक ही बात है। द करंट इन सोलेनाइड यानी कि इसका करंट reduces at a constant rate to 0 from 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of coil is 10 pi square, the total charge flowing through the coil this. बेटा चार्ज फ्लोन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, चार्ज फ्लोन थ्रू द गिवन लूप इक्वल्स टू इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, अगर याद हो तो। इनिशियल फ्लक्स, फ्लक्स होता है बी डॉट एस, बी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों? फील्ड कौन देगा? सोलेनाइड, करंट सोलेनाइड में ये देगी, और फ्लक्स किस में चाहिए? कॉइल में, क्योंकि टोटल चार्ज कॉइल का चाहिए। अब चार्ज कॉइल का चाहिए तो फ्लक्स तो कॉइल से देखना है ना, तो फ्लक्स इसका चाहिए तो मुझे इसी का एरिया देखना है, ठीक है, एरिया इसी का देखना है, तो फील्ड उसकी क्यों देखी? अब उसके पास अपनी फील्ड तो नहीं है ना, तो फील्ड उसी की लगेगी, उसकी क्यों लगेगी? वो फील्ड कहां देगा? सोलेनाइड की फील्ड सोलेनाइड के अंदर होती है, तो आपकी कॉइल भी तो उसके अंदर ही रखी है, तो उसी की फील्ड यूज हो जाएगी इसके अंदर। देखो करंट सोलेनाइड पे है, बड़ी सोलेनाइड पे, तो यही करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कहां पर? सोलेनाइड फील्ड देता है अपने अंदर, इस पूरे अंदर देगा नहीं देगा, तो आपकी कॉइल यहीं रखी है ना, तो इसके अंदर भी उसी की फील्ड होगी, तो फील्ड उसी की ले लेगा, अपनी तो है नहीं इसके पास। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको चार्ज इसका चाहिए तो फ्लक्स भी इसी का चाहिए, तो एरिया इसी का लेगा। आप फील्ड उसकी यूज कर लो, किसकी अपनी फील्ड तो है नहीं, और उसकी फील्ड उसके अंदर ही तो है, तो इसके अंदर भी उसी की फील्ड आ रही होगी, तो फील्ड इसकी ले लो मगर एरिया उसी का लेना, ठीक है। अब ये बताओ एंगल जीरो क्यों लिया है? वो इसलिए कि फील्ड सोलेनाइड की कहां होती है? एक्सिस के अलाउंग। एरिया कॉइल का वो कहां होता है? वो भी एक्सिस के अलाउंग, और दोनों की एक्सिस सेम है, तो जाहिर सी बात है एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। बी कितना होगा? सोलेनाइड का बी म्यू नॉट एन आई होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, एक टन का इंटू नंबर ऑफ टन, ये कॉइल का लेना, याद रखना, एरिया कॉइल का लेना है, क्योंकि मुझे चार्ज कॉइल का चाहिए। कुछ लोग यहां एतराज करते हैं फील्ड कॉइल क्यों नहीं ली? कॉइल के पास कोई फील्ड है ही नहीं, लेकिन कॉइल रखी कहां है? कॉइल सोलेनाइड के अंदर रखी है, तो सोलेनाइड की ही फील्ड उसके अंदर से पास हो रही होगी, उसकी फील्ड लेंगे सोलेनाइड की, उसके कॉइल के पास अपनी फील्ड नहीं है। चलो इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं। म्यू नॉट कितना होता है? 4.2 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 2 into 10 की पावर 4, करंट कितना था? 4 एम्पियर शुरू में, पाई, कॉइल का रेडियस कितना था? 0.01 का स्क्वायर, और उसमें कितने टर्न थे? 100।
चलो वैल्यू निकालते हैं भाई। 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 और 10 की पावर 4, ये चला गया, उड़ गया, कैंसिल हो गया। 10 की पावर -7 और 100 कितना हो गया? 10 की पावर -5। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर 10, तो ये आ गया 32 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम बता देना। बस ध्यान रखना, चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल चाहिए तो मुझे फ्लक्स कॉइल का चाहिए, फ्लक्स कॉइल का चाहिए तो मुझे एरिया भी कॉइल का चाहिए। वैसे मुझे फील्ड भी कॉइल की चाहिए थी, मगर कॉइल के पास अपनी फील्ड ही नहीं है, तो फील्ड किसकी है? वो दूसरे की फील्ड में रखा, उसी को यूज कर रहा है, तो कॉइल फील्ड सॉलिनॉइड के लिए मैंने, ये इनिशियल फ्लक्स था। और फाइनल तो जीरो है, क्योंकि फाइनल करंट जीरो हो गया था। क्वेश्चन में साफ लिखा है करंट इन सॉलिनॉइड रिड्यूसेस टू जीरो फ्रॉम 4 एम्पियर। पहले 4 एम्पियर था करंट सॉलिनॉइड में, तो फील्ड आ रही थी। अब करंट जीरो हो गया तो फील्ड बंद तो फ्लक्स बंद, जीरो। बस अब वैल्यू रख दो यहां पर। इनिशियल फ्लक्स 32 इंटू 10 की पावर -4 -0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, देख लो कितना है। कॉइल का रेजिस्टेंस बेटा 10 पाई स्क्वायर है, 100 ही हो गया, पाई स्क्वायर 10 होता है, पाई स्क्वायर 10 होता है बेटा। 32 माइक्रो कूलम, चेक कर लो सही से। इसका फॉर्मूला लिखवाया था बेटे डायरेक्ट मैंने चार्ज फ्लोइंग का, चेक कर लो सही से। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए पुराने क्वेश्चनों की। जितना आपको कंसेप्ट पुराने क्वेश्चन में मिल जाएगा, नए में नहीं मिलेगा। पुराने क्वेश्चन को खूब किया करो बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड with constant angular velocity 10 radian per second in a region of magnetic field 0.1 Tesla which is perpendicular to the plane of wheel। देखिए ये एक व्हील है, साइकिल व्हील, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड, और यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर का है तो आउटसाइड द प्लेन भी हो सकती है और इनसाइड भी। अब कुछ दिया नहीं तो मैंने इनसाइड द प्लेन ले ली है, ठीक है। द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम, मुझे सेंटर और यहां कोई ए पॉइंट ले लीजिए, रिम बोलते हैं सरकमफ्रेंस को, मुझे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का ईएमएफ चाहिए। देखिए जब कोई कंडक्टर किसी फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक मोशनल ईएमएफ आता है, और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था आपको, ये वाला, ठीक है। ओमेगा कितना है 10, मैग्नेटिक फील्ड 0.1/2, फाइनल रेडियस, सब इसको इनिशियल कह दीजिए, ये फाइनल हो जाएगा। ये फाइनल, इसका रेडियस चाहिए, रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, ये रेडियस ही तो हो जाएगा। रेडियस कितना गिवन है 0.5 मीटर, माइनस इनिशियल रेडियस, आपका इनिशियल पॉइंट सेंटर है तो सेंटर का रेडियस तो 0 होता है क्योंकि वो खुद सेंटर पे होता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, यानी कि 0.125 वोल्ट आ जाएगा। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, कोई महान काम नहीं किया। देखो नेक्स्ट, two identical bar magnets are fixed with their center D apart, वो दिखाई दे रहा है। एक stationary charge Q is placed at P between the gap of two magnet at a distance D from the center O, ठीक है। Force on charge Q is, लग ही नहीं सकता, क्यों? आपने स्टेशनरी चार्ज लिया है, चार्ज रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स नहीं लगाती, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो दे रहे होंगे, और चार्ज स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे कभी फोर्स नहीं लगाती है, तो फोर्स नहीं लगेगा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन
हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है, द मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। तो यार टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लिखवाया था मैंने आपको, बार मैग्नेट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, ये इस वक्त टाइम पीरियड 2 सेकेंड है किसी बार मैग्नेट का जिसके अंदर फील्ड कितनी है 24 माइक्रो टेस्ला है, इक्वेशन 1। अब आगे चलते हैं। व्हेन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ फील्ड बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग कॉइल, द न्यू टाइम पीरियड विल बी। इसी केस के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है इस पहली वाली फील्ड के अपोजिट, तो नेट फील्ड कम हो गई होगी, तो टाइम पीरियड बढ़ गया होगा, कितना पता नहीं, लेट अस से टी। आई वही रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट वही रहेगा, क्यों, बार मैग्नेट थोड़ी बदला, बार मैग्नेट तो वही है। आई क्या है, बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। अब बार मैग्नेट वही है तो उसका आई एम तो सेम ही रहेगा। आपने फील्ड बदली है तो टाइम पीरियड बदल गया होगा। फील्ड कितनी हो गई सर, 24 माइक्रो टेस्ला थी, आपने 18 और लगा दी उसके अपोजिट, तो माइनस करना उसको, ठीक है। इक्वेशन 2 चेक कर लीजिए, मैंने एक ही फॉर्मूला 2 बार लगा दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2/t इक्वल्स टू 6/24 यानी कि हाफ, तो ये टाइम पीरियड यहां से 4 सेकेंड आ गया है। चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट हो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी। देखो पहले ये बार मैग्नेट स्ट्रेट था जिसकी लेंथ थी L और पोल स्ट्रेंथ होगी M, उस वक्त इसका मैग्नेटिक मोमेंट था M इंटू L। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन द पोल। पोल स्ट्रेंथ M है और बीच में सेपरेशन कितना है L, पहले ये था। अब आपने इसी को मोड़कर ऐसा बना दिया है, ठीक है। अब पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेंगी, वो तो बदली नहीं होंगी, क्यों, पोल स्ट्रेंथ तो एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आपके बार मैग्नेट को मोड़ने से उसका एरिया तो बदलेगा नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ भी नहीं बदलेगी, लेकिन आप बीच का सेपरेशन बदल गया होगा। अब बीच का सेपरेशन ये होगा, पोल का सेपरेशन कितना सर, ये 60 है, और क्योंकि दोनों साइड बराबर है आर आर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अब 60 ये है, तो 180 में से 60 का 120 बचा, उस 120 का हाफ हाफ जाएगा, तो 120 का हाफ क्या होता है 60। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये इक्विलेटरल है तो ये आर, तो ये भी क्या होगा आर हो जाएगा, ठीक। तो अब नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ml था अब हो गया mr। आर की वैल्यू कहां से लाओगे सर, आपको पता आर्क लेंथ L है, भाई यही मैग्नेट था ना, आपने इसी को तो मोड़ा है, तो लेंथ तो अभी भी सेम रहेगी। और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं, रेडियन ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। तो यहां से आर आ जाएगा कितना 3l/π, यहां रख दीजिए m इंटू 3l/π, तो ये आ गया 3/π इंटू ml। और ml क्या है, वो पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3/π इंटू m। चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। A rectangular coil of length 0.12 and 0.1 having 50 turn of wire is suspended vertically in uniform magnetic field of strength 0.2. The current is 2 ampere. If the plane of coil is inclined at 30 degree with field, the torque required to maintain the coil in stable equilibrium. आपको टॉर्क चाहिए कहां रखने के लिए, से
स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए। लेकिन अभी तो एंगल अलग है ना, तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये देखो इस समय टॉर्क कितना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम को लिख सकते हैं एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 50, करंट 2, एरिया कितना होगा 0.12 इंटू 0.1। रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, वो निकाल ली मैंने। बी, बी है 0.2। एंगल, एंगल किसके बीच का होता है ये थीटा, थीटा होता है एम और बी के बीच का एंगल, और एम डिपेंड करता है एरिया पर, तो बेसिकली ये एंगल है एरिया और बी के बीच में। और एरिया कहां होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बताओ एंगल कितना दिया है, जरा सही से पढ़ो। द कॉइल, देखो क्या लिखा, द कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। आगे लिखा है इफ द प्लेन ऑफ कॉइल इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का प्लेन फील्ड से 30 पर है, ये देखो सही से, ये मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, ये ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 पर है। तो 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन से एंगल है। एरिया वेक्टर प्लेन में नहीं होता, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये पेन देखो, ये देखो, ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे एंगल किसका चाहिए, मुझे प्लेन और फील्ड का नहीं चाहिए। देखो इस समय देखो ये है सिचुएशन, ये फील्ड है आपकी, ये वुडन स्टिक, फील्ड और प्लेन का एंगल 30 डिग्री है, 30 दिया ना। उसने कहा है व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स 30 डिग्री विद फील्ड। प्लेन मतलब उसका जो एरिया है, सॉरी उसका जो जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे ये मेरे हाथ का प्लेन है, ये वाला, ये प्लेन फील्ड से 30 बना रहा है, मगर मुझे उसके प्लेन का एंगल नहीं चाहिए। मेरे फॉर्मूले में जो एंगल है वो बी और एरिया वेक्टर में है, और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो आपकी फील्ड प्लेन से 30 पर है, मगर एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो अब मुझे बताओ इससे कितना एंगल होगा, ये देखो, ये देखो, ये जो ब्लैक पेन है यह है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आपकी वुडन स्टिक जो है फील्ड है। अब बताओ मेरे हाथ प्लेन है, मेरा हाथ प्लेन हो गया, वुडन स्टिक फील्ड, और ब्लैक पेन एरिया वेक्टर हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बताओ वुडन स्टिक फील्ड है, फील्ड मेरे हाथ से 30 बना रही है, तो इस ब्लैक पेन से कितना बनाएगी 60। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर देखो, ये प्लेन है, आपकी फील्ड 30 डिग्री बना रही है, मगर एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो बेटा मुझे यहाँ 60 रखना है, 13 रखना, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, वरना सारी गड़बड़ हो जाएगी। प्लेन फील्ड से 30 बना रहा है, प्लेन, मुझे प्लेन से नहीं चाहिए, मुझे एंगल चाहिए बी और एरिया वेक्टर का, और एरिया वेक्टर प्लेन में नहीं होता, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मुझे एंगल इस प्लेन से नहीं चाहिए, मुझे उसके परपेंडिकुलर से एंगल चाहिए। तो 13 लेना 60 लेना है। अब कैलकुलेशन कर लो, जितना भी आंसर आ जाए निकाल लो। अब निकाल लेते हैं, 50 इंटू 200 हो गया, 100 से उसके 2 डेसिमल चले जाएंगे बेचारे के, चलो ये 12 हो गया। 0.1, 0.2, साइन 60 होता है √3/2, 2 से ये 0.1 हो जाएगा, बचेगा √3, और 2.1 ये बचेंगे, तो ये आ जाएगा बेटे √3 इंटू 10 की पावर -2, तो 1.73 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा ये 12 भी तो बचा था, 12 इंटू 12, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 0.2 के आसपास, नियरली, चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह, कोई डाउट हो बता दीजिए। अगर आप साइन 30 लेते तो वैल्यू आती 0.12, नहीं वो नहीं आएगा, 0.2 आएगा,
ध्यान रखो, मुझे एंगल एरिया वेक्टर से चाहिए, प्लेन से नहीं चाहिए। चेक कर लो। A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet. ठीक है? When the current in electromagnetic is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. देखिए, ये जो जाहिर सी बात है, जो पुशिंग फोर्स आया है वो मैग्नेटिक फील्ड ने ही लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाकर उस पर वर्क डन किया है, तो जाहिर सी बात है उसी वर्क डन से एनर्जी आई है। मगर अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ने जो वर्क डन किया है वो कहां से आया है? मैग्नेट किसने प्रोड्यूस किया? करंट ने। तो इसका मतलब मेनली एनर्जी तो कहां से आई है? करंट के सोर्स से आई है ना भाई। ओरिजिनली एनर्जी कहां से आई है? एनर्जी करंट के सोर्स से, यानी कि बैटरी से। बैटरी ने करंट दिया, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, फील्ड ने उस पर क्या करा? फोर्स लगाया, फोर्स से वर्क डन हुआ, वर्क डन से फिर उसकी पोटेंशियल जी बढ़ी। अल्टीमेटली वर्क एनर्जी कहां से आई है? करंट के सोर्स से आई है अल्टीमेटली। ए पार्टिकल हैविंग ए मास 10⁻⁻² kg कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, द पार्टिकल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी 10⁵ in the presence of electric field and magnetic field. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that आप चाहते हैं कि वो horizontal direction में ही चलता रहे। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला केस, B should be perpendicular to the direction of velocity and E should be along the direction of velocity। मतलब ये कहना चाह रहा है कि E तो V के along हो और B उसके परपेंडिकुलर हो। एक मिनट देखें, V E along the velocity। ठीक है, चलो देखो एक बात बताओ, E अगर V के along है तो E तो फोर्स लगाएगा V के along। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने along फोर्स लगाती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाती है? मैग्नेटिक फील्ड लगाती प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो लगाएगी Z में। एक फोर्स Z में एक X में कभी कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो डायरेक्शन बदलेगा बार बार। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा था टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि डायरेक्शन चेंज ना हो, हमारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में ही चलता रहे, कोई डायरेक्शन ना बदले। ठीक है, तो इसलिए पहला केस तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बोथ B एंड E शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों V और B along the direction of velocity हो। देखो, अगर B V के पैरेलल हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B। अगर ये पैरेलल हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये तो लगाएगा नहीं, ये लगाएगा, मगर ये तो along द फील्ड लगाता है, तो ये फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी के along ही लगाएगा ना। वेलोसिटी के along अगर फोर्स लगता है तो वैल्यू बदलती, डायरेक्शन नहीं बदलता, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। ये पॉसिबल है, इस केस में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है भाई, ये वाला। बोथ B आर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तीनों एक दूसरे के क्या हों? परपेंडिकुलर हों। ठीक है, मतलब वेलोसिटी X में है, मैग्नेटिक फील्ड Y में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वो Z में हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Z में, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? Z में। मान लो उसका फोर्स प्लस Z में हो जाए, उसका नेगेटिव Z में, तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। मतलब मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता हो जाएगा, हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि Z में लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी Z में है, तो मान लो ये प्लस Z में और वो माइनस Z में, तो ये मुमकिन है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो भी तो डायरेक्शन सेम रहेगा, ये पॉसिबल है। हम ये नहीं कह रहे ऐसा होगा, हम ये कह रहे हैं ऐसा मुमकिन है। ठीक है, 2 and 3। अब आ जाओ B, फोर्थ, B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular to velocity। B V के पैरेलल हो जाए मगर E परपेंडिकुलर हो। अगर V B के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा।
और ये y में लगेगा। अब ये y में लगेगा तो ये पार्टिकल को y में खींचेगा। अब वेलोसिटी है x में, खींचेगा y में, तो डायरेक्शन बदलेगा उसका। अब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। हम चाहते हैं डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 and 3। चेक कर लीजिए। इन दो केस में हम ये नहीं कह रहे हैं ऐसा होगा, इन दो केस में ये पॉसिबल है कि डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, बदले ना। ठीक है, चेक कर लीजिए चीज।